We have Mr. Ketan Naik from the Maharashtra Navnirbhan Sena. Our old friend, he's with us. Ketan Naik जी नमस्कार। तो नमस्कार, कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया, आपको देख करके तबीयत खुश हो जाती है साहब। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी। तो केतन नायक साहब, अब तो मतलब मुझे लग रहा है कि शर्मिला ठाकरे जी बहुत सीरियस हैं, मतलब मीरा भाईंदर को लेकर के। आज तो उन्होंने शायद कोई मीटिंग भी ली है उधर काउंसिल में, कि कॉर्पोरेशन में कोई मीटिंग भी ली है लोगों के साथ, क्योंकि वहाँ पे लोगों को बोनस नहीं मिला, कुछ नहीं मिला था, ऐसा कुछ था। तो शी इज़ आई थिंक वेरी सीरियस अबाउट मीरा भाईंदर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मतलब शी इज़ नॉट गिविंग अप दैट एरिया। उस विषय के बारे में कुछ अगर आपको जानकारी हो तो बताएं। नहीं सर, मुझे लगता है आपने शर्मिला बहनी का आज का स्टेटमेंट देखा होगा, शायद कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, पुणे में जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है जी, लोकसभा चुनाव को लेके, कि उन्होंने कहा है कि लोकसभा में मनसे के उम्मीदवार चुन के जाने चाहिए, इसके लिए वो खुद प्रचार वहां पे करने वाली, ऐसा उन्होंने कल पुणे में कहा है जी। और जो मीरा भाईंदर की आप बात कर रहे हो, वहां पे शायद हमारी कामगार सेना की तरफ से वहां पे वहां के वर्कर्स का जो ग्रेजुइटी उनको दी नहीं जा रही है जी, उसका मुद्दा हमारी कामगार सेना की तरफ से वहां पे लिया गया है, जिसकी जानकारी शर्मिला बहनी साहब को हम लोग ने ऑलरेडी दे चुके हैं जी। तो उसके बारे में जरा बताएं, वो ग्रेचुटी क्यों नहीं मिल रही है लोगों को? व्हाई आर दे नॉट बीइंग गिवन? क्योंकि मीरा भाईंदर की जो कॉर्पोरेशन है वो तो इतनी ज्यादा लॉस में नहीं है, पैसा तो है उनके पास। व्हाई आर दे नॉट गिविंग फ्रॉम व्हाटएवर फिगर्स आई हैव गॉट ओवर हियर? सर। यहाँ पे डबल इंजन के सरकार की बात हो रही है, लेकिन कॉर्पोरेशन के अधिकारी हमें बता रहे हैं कि हमारे पास ग्रेजुइटी देने के लिए पैसे नहीं है। मतलब मुंबई से सटे इलाके की ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका, जो एक महत्वपूर्ण महानगर पालिका मानी जाती है, वहाँ पे एमएलए भी मेरे ख्याल से बीजेपी के एमएलए भी वहाँ पे है, और उस महानगर पालिका के अधिकारियों से हमें ये जवाब दिया जा रहा है कि उनके पास फंड्स नहीं थे। अब फंड्स आ गए तो उनकी जो मैन पावर है, वो मैन पावर मराठा आरक्षण के सर्वेक्षण के काम में लगी हुई थी। ऐसे अनेक रीजन उनके तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो 750-800 वर्कर, जो 2000 से ज्यादा संख्या से जो वर्कर वहाँ पे सफाई का काम करते हैं, उन्हें सर आज तक कॉन्ट्रैक्ट का टेन्योर खत्म होने के बावजूद, 7 साल पूरे होने के बावजूद, आज तक उनको वो ग्रेजुइटी की जो रकम उनकी होती है 5 साल पूरे करने के बाद जो आपको ग्रेजुइटी दी जाती है, वो अब तक उनको दी नहीं गई है। तो उसके लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना की तरफ से वहाँ के जो कमिश्नर जी है उनसे हमारी मुलाकात हुई, उनको हमने निवेदन दिया और उन्होंने हमारे पास 1-2 हफ्ते का समय इस पूरे विषय को समझने के लिए मांगा है। उनकी नई नियुक्ति वहाँ पे हुई है, पहले कोई और कमिश्नर वहाँ पे थे। तो हमारी तरफ से इस मुद्दे के ऊपर सर अभी काम चल रहा है, और जो उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्टर्स है उनके पास भी, और जो महानगर पालिका के अधिकारी है उनके पास भी हमारा फॉलोअप अभी चालू है। जबरदस्त। आपने कहा कि शर्मिला ठाकरे जी ने पुणे में जिस प्रकार से, क्या आपको लग रहा है कि वो जो कैंडिडेट्स हैं वहां में प्रॉब्लम हो रहा है? वसंत मोरे जी हैं, आपके पुराने मनसे के बहुत जो लड़ाकू कार्यकर्ता है, आगे जाके बाबर जी है। बाबर जी, ऐसे अफवाह है कि शर्मिला ठाकरे जी बाबर जी को सपोर्ट कर रहे हैं, वसंत मोरे जी नाराज हो गए। तो ये गुटबाजी, क्या आपका जो प्रोस्पेक्ट्स है पुणे में, बिकॉज पुणे में आपका अच्छा होल्ड दिख रहा है, बिकॉज लोग आपको मानने लगे, लोग आपको वहां पर बहुत रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। पुणे में एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन पुणे से आते हैं आपको, मगर ये कैंडिडेट का सिलेक्शन में क्या ये फुड़बाजी गुटबाजी से मनसे को नष्ट प्रॉब्लम हो जाएगा वहां पर? कैसे देखते हो आप इसको? सर ऐसी कोई भी बात वहां पे नहीं है। शर्मिला बहनी जी ने जब वहां पे हमारे साईनाथ बाबर जी जो है वहां के शहराध्यक्ष, जो पुणे का पद उनके पास है, उनकी जो मिसेस है वो वहां की नगर सेविका भी रह चुकी है, अभी वो नगर सेविका थी वहां पे। तो उनके तरफ से जो उनका नगर सेवक का कार्यकाल था, उसमें काफी बार उनके तरफ से अलग अलग उपक्रम उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके तरफ से किए गए थे पुणे में। वहीं पे वसंत मोरे जी के भी तरफ से वहां पे बहुत सारे उपक्रम हमारे नगर सेवकों के माध्यम से किए गए। उसके उद्घाटन प्रसंगों में शर्मिला बहनी, राज साहब, अमित साहब हमारे वहां पे जाते रहते। तो हमारी शर्मिला बहनी ने दोनों का काम देखा हुआ है वहां पे, और ऐसी कोई भी बात वहां पे रखी नहीं गई कि इनको दिया जा रहा है या उनको दिया जा रहा है। इस सब चीजों का फैसला अंत में सम्मानीय राज साहब करते हैं। बट शर्मिला बहनी जी वहां पे जब गई थी तो साईनाथ बाबर जी के किसी उद्घाटन प्रसंग में गई थी, तो उन्होंने बेशक उनकी तारीफ की है, वहां पे उनके काम को सराहना दी है। और अगर ऐसे 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 मौके पे अगर वो किसी बड़े सभागृह में जाने का उनको अगर मौका मिलता है,
तो उसके लिए शुभेच्छा उन्होंने वहां पे व्यक्त की थी। इसमें कोई भी गुटबाजी की कोई बात नहीं है और वहां का निर्णय हमारे राज साहब लेंगे जब सही समय आ जाएगा। केतन नाइक जी, ये Isn't that Ketan Naik in the footage over there? Yes. That's him, right? Yes. He's looking so handsome. Look at him. वो शर्मिला जी के पीछे कौन खड़े हैं? Who's that handsome young man standing behind शर्मिला जी? That's you, I think, right? Okay, जी प्रदीप जी। या तो आपने देखो, आप ये भी कोशिश मन से ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अलायंस में पार्ट ले, महायुति का अलायंस में आप सारे देवेंद्र फडणवीस जी के साथ आपके मनसे के टॉप के नेता डेलिब्रेशंस कर लिए, मिले, सीट्स के चर्चा भी हुआ, ये सब हो रहा है। अजित पवार जी एक घटक, आपके घटक दल के एक प्रमुख हिस्सा है ट्रिपल इंजन में अजित, मगर आप हमेशा अजित पवार जी पे आलोचना करते रहते हैं। बीच में आप लोगों ने वो वीडियो साइकिल किया जहां अजित पवार, एकनाथ शिंदे जी का फूटना, उसका रिकॉग्निशन, बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी का अजित पवार जी आलोचना कर रहे थे। ये लोग, महाराष्ट्र के लोग इसको सहेंगे नहीं, इसको मानेंगे नहीं, ये इनका कैसे हो गए। मेरा कहना है कि क्या अभी जिस प्रकार से आप मन से अजित पवार जी का आलोचना कर रहे हैं, क्या आगे जाकर आपको एक साथ लड़ना भी होगा, आपका चर्चा चल रहा है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगा आपस में? सर मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है। आप अब पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश जानता है कि जब राज साहब किसी भी विषय के बारे में कोई स्टैंड रखते हैं तो वो जो सही बात होती है उसके तरफ से रखते हैं। फिर उसमें अजित पवार जी अगर बीच में आते होंगे तो वो भी, उनको भी उस विषय में सुनना होगा। अगर बीजेपी के कोई लोग बीच में आते तो उनको भी सुनना होगा। सही को सही और गलत को गलत बोलने वाले हमारे नेता है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी युति की चर्चा या कोई भी ऐसी बात उनको सही बोलने से रोक सकती है। तो अजित पवार जी के बारे में उन्होंने आज तक जितने भी स्टेटमेंट किए वो उस मुद्दे को लेकर के किए गए हैं। लेकिन क्या युति पे वास्तविकता में चर्चा हो रही है? सर मुझे इसके बारे में बिल्कुल कल्पना नहीं है। हमारे पार्टी के सारे शीर्ष नेता इस बारे में ज्यादा जानकारी दे सकते हैं, और युति या किसी के साथ इलेक्शन लड़ना, इसका निर्णय हमारे पास राज साहब के अलावा और कोई नहीं ले सकता। तो जब सही समय आएगा तो राज साहब इसके बारे में खुलासा करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये बाबरी मस्जिद के एक ब्रिक बाला नंदगांवकर जी ने राज साहब ठाकरे जी को दिए। राज साहब ठाकरे जी भावुक होकर कहा कि बाला साहब ठाकरे जी का एक सपना था वहां पर, जो अभी मोदी साहब ने पूरा किया, राम मंदिर पुनर्निर्माण, और बाबरी मस्जिद का वो एक जो ईंट का एक चीज जो बाला नंदगांवकर जी ने राज साहब ठाकरे को दे दिया भेंट के हिसाब से, वो राज साहब ने कहा कि ये एक सिंबल ही है, कि ये इन्वेजन का सिंबल है, कि बाबरी मस्जिद किस प्रकार से मंदिर के ऊपर बना हुआ था, ये एक सिंबल अभी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे जी ने सपना देखा था, दो चीज देखा था, एक आर्टिकल 370 एब्रोगेशन जो कश्मीर को साथ में लेके आना, और दूसरा ये राम मंदिर का पुनर्निर्माण। और तभी वो वक्त था जब राज साहब ठाकरे हमेशा बाला साहब ठाकरे जी के बहुत करीब हुआ करते थे, और हर डिसीजन में कहीं ना कहीं आगे पीछे उनका इन्वॉल्वमेंट रहना, हर चीज में डिस्कस करना। वो तो ये बाबरी मस्जिद का जब वो ब्रिक लाके भेंट के स्वरूप में राज ठाकरे को दिया, राज ठाकरे, वो पूरा वातावरण किस प्रकार से था वो, केतन नाइक जी? सर ये जो ब्रिक राज साहब को हमारे नेता माननीय बाला नांदगांवकर साहब जी ने गिफ्ट करी है, मतलब उनको भेंट दी उन्होंने, उसकी कहानी ऐसी थी कि उस तरह की उनके पास में 2 ईंटें थी, जिसमें से उनकी ऐसी इच्छा थी कि जब कभी भविष्य में राम मंदिर बने तो इस ईंट को वो हिंदू हृदय सम्राट सम्माननीय बाला साहब ठाकरे जी को भेंट करना चाहते थे। आज बाला साहब ठाकरे जी यहाँ पे नहीं है, तो उनके बिहाफ उनको ऐसा लगा कि ये भेंट देने के लिए अगर कोई पात्र व्यक्ति है जिनमें बाला साहब उनको नजर आते हैं तो वो हमारे राज साहब है, और इसीलिए वो इस ईंट को उन्होंने सम्माननीय राज साहब को भेंट में दिया। इस मौके पर राज साहब ने ऐसा कहा कि उनको और एक ईंट इसके साथ में रखनी है। जो मंदिर का निर्माण अब हो चुका है या चल रहा है, उस मंदिर के निर्माण में जो ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें से एक ईंट भी उनको अपने पास रखनी है, ऐसा उन्होंने वहां पे कल उस दिन बताया। तो ये भावुक क्षण था, क्योंकि ये जब भी ये हुआ था तब मुझे लगता है बाला साहब जी के सबसे नजदीक में अगर कोई थे तो हमारे राज साहब थे, और उस पूरे इतिहास के साक्षीदार हो रहे। तभी जो भी बीजेपी के सीनियर लीडर्स रहे होंगे या जो भी तब की पूरी राजनीति चली होगी, उसको राज साहब ने बहुत ही नजदीक से देखा हुआ है, और उनको इस सारी चीजों के बारे में पूरी जानकारी है, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा भावनिक क्षणीय हो सकता है। लेकिन ये बताएं केतन नाइक जी, ये तो मेरे लिए भी बड़ा एक इमोशनल इशू है जो हमने ट्वीट देखा राज साहब का
कि किस प्रकार बाला नंदगांवकर जी ने उनको भेंट किया वगैरह वगैरह, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अभी जो श्री राम मंदिर बना है अयोध्या में, उसके फाउंडेशन की भी उम्मीद करते हैं कभी ना कभी श्री राम की कृपा से मुझे एक ईंट ज़रूर मिलेगी। और उन्होंने एंड किया जय सिया राम करके उन्होंने एंड किया, विच इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। लेकिन अब सर ये बताएं कि इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों चल रही है कि राज ठाकरे जी बीजेपी से बात कर रहे हैं फॉर एन अलायंस, फॉर सीट शेयरिंग, ऐसा कुछ ये क्या है, मतलब वाई? क्योंकि देखिए साहब, देवेंद्र फडणवीस उनके मित्र हैं, जानते हैं उनको, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कितनी बार पहले भी मिल चुके हैं, तो ये कोई नई बात तो नहीं है कि अगर वो देवेंद्र जी से अभी मिल रहे हैं तो सिर्फ चुनाव के बारे में ही होगा, किसी और चीज़ के बारे में भी हो सकता है। कुछ ज़रा रोशनी डालेंगे इस पर केतन नायक जी? सर, हमारे राज साहब इस देश की वो पर्सनालिटी है जिनके साथ में जुड़े रहना हर किसी को जरूरी लगता है, हर कोई पसंद करता है उनके साथ में बातचीत करना, उनकी दोस्ती और उनकी मित्रता निभाने की जो भी किस्से है वो आप सब उससे परिचित है, आप भी उससे परिचित है। बहुत जबरदस्त। तो अगर महाराष्ट्र का कोई नेता या महाराष्ट्र की कोई पार्टी सम्मान्य राज साहब जी से बात करने के लिए अगर किसी रूप में तैयार होती होगी तो सर इसमें आश्चर्य की व्यक्त करने की कोई बात नहीं है। और रहा सवाल सर युति या साथ में इलेक्शन लड़ना, ये जो चीजें होती है इसका निर्णय पार्टी के शीर्ष नेता लेते हैं, और हमारे पार्टी के शीर्ष नेता सम्मान्य राज साहब के अलावा और कोई नहीं है। तो इसके बारे में अगर कभी भी निर्णय होना होगा तो सम्मान्य राज साहब ही लेंगे और आप सबके सामने रखेंगे। अभी अगर आते हैं महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर के, जी शिंदे साहब ने तो वो नोटिस ऑफ नोटिफिकेशन दे दिया, उस पर क्या कहते हैं वो सजेशंस और ऑब्जेक्शंस भी इनवाइट कर लिए हैं, और जरंगे पाटिल साहब कह रहे हैं कि मैं 10 तारीख से दोबारा उपोषण पर बैठने वाला हूं। तो ये क्या हो रहा है सर? मुझे कुछ कंफ्यूजन लग रहा है यहाँ पे, आपको समझ में आया क्या हो रहा है? सर, अगर आपने राज साहब की नासिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी तो उसमें राज साहब ने इस विषय पे ऊपर भाष्य किया है। उन्होंने कहा कि अगर आरक्षण मिल चुका है तो फिर उपोषण करने की आवश्यकता क्या है, और अगर आरक्षण नहीं मिला था तो उस दिन जल्लोष किस बात का था। ये कोई भी सामान्य व्यक्ति को जो प्रश्न आ सकता है वो प्रश्न उन्होंने जरांगे जी के सामने या जनता के सामने, आप सबके सामने रखा है। अब इस प्रश्न का उत्तर जरांगे जी से कितने मात्रा में मिला नहीं मिला ये संशोधन का विषय हो सकता है, लेकिन जो प्रश्न राज साहब की तरफ से रखा गया है उस प्रश्न का उत्तर तो सर अब तक मिला नहीं है। तो इसका उत्तर तो सिर्फ या जरंगे पाटिल साहब दे सकते हैं या एकनाथ शिंदे साहब दे सकते हैं। बिल्कुल जी, और अभी तक तो उन्होंने कोई इस पे कुछ बोला नहीं, क्योंकि जो जरंगे पाटिल साहब ने कहा कि मैं 10 फरवरी से दोबारा अपनी एजिटेशन शुरू करूंगा, उस पर भी एकनाथ शिंदे साहब का कोई वक्तव्य नहीं आया है। तो ये हो क्या रहा है? आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। कि मतलब जी, वो उपोषण पर बैठते हैं, फिर आते हैं कि मैं यहाँ पे आंदोलन करूंगा, मुंबई के अंदर आ रहा हूँ, और उसके बाद जाकर के उनको एक कागज थमा दिया जाता है कि ये सरकारी कागज है, वो बड़े खुश हो जाते हैं, वापस जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा कुछ शुरू हो जाता है। इसके पहले भी ऐसे हुआ था, 30 डेज की लिमिट थी, फिर वो 45 डेज हो गई, फिर वो 2 महीने की हो गई, फिर ये कहा गया कि 23 दिसंबर को हो जाएगा, फिर 29 दिसंबर को हो जाएगा। टुडे वी आर ऑन द 8th फरवरी। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? केतन नायक साहब, ये हो क्या रहा है? मतलब ऐसे सरकारें ज्यादातर नहीं चलती हैं जहां तक मैं जानता हूं, हो सकता है कि मैं गलत हूं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जब सरकार कोई डेडलाइन देती है तो ज्यादातर सरकार उस डेडलाइन को मीट करती है। सर, जो नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से निकला है उस नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करना जरूरी था जी। या तो सरकार की तरफ से या तो जरांगे पाटिल जी की तरफ से, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन इनकी तरफ से अब तक दिया नहीं गया। उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि कुंबी करके सबको, जितने भी आपके रिलेटिव्स है उनको कुंबी में समाविष्ट किया जाएगा, लेकिन ये समाविष्ट करते हुए बाकी पूरे आरक्षण के ऊपर उसका क्या परिणाम होने वाला है, क्या सुविधा मिलने वाली है और उससे हासिल क्या होने वाला है, इसके बारे में किसी भी नेता ने अब तक पूरी जानकारी जनता के सामने नहीं रखी है। मुझे लगता है विषय से संबंधित जो लोग हैं सरकार की तरफ से या तो जरांगे पाटिल जी की तरफ से, उन्होंने इस चीज को क्लियर तरीके से जनता के सामने रखना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि इस विषय में हाथ में क्या आ रहा है लोगों के। केदार नायक साहब, राज ठाकरे साहब ने जब क्लियर कट उस चीज को बोले कि जरांगे पाटिल जी का हर मांग एकनाथ शिंदे जी ने मान लिया सिवाय मराठा रिजर्वेशन, तो एक हंसी हो गया पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में कि सब मांग पूरा सिवाय महाराष्ट्र, अरे मराठा रिजर्वेशन ही तो था, बाकी कौन सा मांग था। तो राज साहब ठाकरे ने कहा कि एक ही वक्त में कहा कि हर चीज मांग उनका एक्सेप्ट कर लिया है सिवाय मराठा रिजर्वेशन।
तो एक ही व्यक्ति एक ही सेंटेंस में वो पूरा जो हो गया उस चीज को उजागर कर दिया राज साहब ठाकरे। उसके बाद जरांगे पाटिल जी ये वो सब चिल्लाने लगे कि राज साहब उधर घर पे ही बैठते रहते हैं, घर से सुपारी लेते हैं, ये सुपारी लेने, तो ये तो सच्चाई बयान कर दिया कि नथिंग एक्चुअली हैपेंड, कुछ नहीं हो गया। दैट वाज व्हाट राज साहब ठाकरे टोल्ड द एंटायर ऑडियंस इन महाराष्ट्र कि इस तो वाशी में आए थे, नवी मुंबई में आए थे, पानी पी गए, हर मांग पूरा कर दिया, कुछ चिट इधर दिए, कुछ चिट उधर दिए, बट जो मेन मुद्दा था मराठा रिजर्वेशन का, कुछ नहीं हो गया। एक लाइन सर, मुझे लगता है थोड़ा सा मीडिया परसेप्शन गलत हो गया उस चीज को लेके। जरांगे जी ने राज साहब के ऊपर डायरेक्ट टीका नहीं की है, उन्होंने किसी ने राज साहब की तरफ से या उनके भूमिका से सुसंगत ऐसी एक फेसबुक पोस्ट लिखी थी और वो फेसबुक पोस्ट काफी वायरल हुई, लोगों तक वो पहुंची, मीडिया तक वो फेसबुक पोस्ट पहुंची, उन तक भी पहुंची होगी, तो उनको लगा कि ये हमारे कार्यकर्ता राज साहब के कार्यकर्ताओं की तरफ से किए जा रहे। तो उनका जो वो कहना था, तो जिन कार्यकर्ताओं की तरफ से इस पोस्ट को शेयर किया गया था उसको संबंधित मुझे लगता है उन्होंने वो बात कही। लेकिन सर, मैंने जैसे आपको कभी कहा कि जैसे आपने पूछा कि अजित पवार जी के बारे में राज साहब का स्टैंड क्या होगा, तो मुझे लगता है इस देश में एकमात्र ये नेता है जो सही को सही और गलत को गलत बोलने की ताकत रखते हैं। तो अगर जरांगे जी, उनका पूरा रिस्पेक्ट रख के मैं कहता हूं कि कोई भी आंदोलन करना, इतना बड़ा उपोषण करना, इतने लोगों को साथ ले चलना, ये कोई आसान बात होती नहीं है। जरांगे जी ने आज तक इस आंदोलन का नेतृत्व करके एक एग्जाम्पल ही सेट किया हुआ है। लेकिन अगर उनकी तरफ से लिए जाने हुए कदमों में अगर कुछ गलत होता होगा और राज साहब जैसे महाराष्ट्र के बहुत ही पुराने और वरिष्ठ नेता इस बारे में अगर भाष्य करते होंगे, तो जरांगे जी को उसके अंदर का उसकी बात उनकी बात समझनी होगी, ना कि उनके ऊपर टीका करके उस विषय को इग्नोर करे। उनको बात समझनी होगी कि अगर किसी की तरफ से यह प्रश्न उठाया जा रहा है तो वो प्रश्न जनता के भी दिल में, तभी वो प्रश्न सामने आ रहा है। और राज साहब हमेशा जो जनता के मन में बात होती है वो कोई भी सरकार, कोई भी नेता होने दीजिए, उनके सामने रखने में उनका हथकंडा है, तो उन्होंने उसी तरीके से उस चीज को सामने रखा है। But I am confused, very frankly speaking, just like Mr. Raj Thakre. I am genuinely confused because I've read that thing, I've had it translated, then I read it again, जो notification निकला है, उसको फिर दोबारा पढ़ा, मेरी समझ के बाहर है। मतलब रिजर्वेशन कहाँ दिया है, वेयर, आई डोंट अंडरस्टैंड। कुनबी रिजर्वेशन तो पहले से ही था, उसमें नई बात क्या है? मतलब आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स सो न्यू अबाउट इट। आपको समझ में आया कितना? सर, मैं भी समझ नहीं पाया इस विषय को, और जनता भी इस विषय को समझ नहीं पा रही है कि हम इतने बड़े आंदोलन का हिस्सा बने, हम पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग भागों से हम आए, मुंबई तक, नवी मुंबई तक हम आए, लेकिन उसका जो अंत हुआ है, उस अंत में हमारे हाथ में क्या मिला कि हम वापस जा रहे हैं, ये सवाल जनता के दिल में है, और वो सवाल रखना कोई गलत बात नहीं है। अगर आंदोलन लोकशाही पद्धति से हो रहा है तो लोकशाही पद्धति से आने वाले सवालों का भी जवाब जरांगे जी को देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कुनबी आरक्षण तो पहले से ही था ना, कुनबी आरक्षण तो पहले से ही था सर। कुनबी कैटेगरी को ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण दिया जाता था, मतलब वो उनका एक अलग से कोटा उनका उसमें रिजर्व्ड है। लेकिन अब मराठाओं को कुनबी कैटेगरी के अंदर आरक्षण देने की बात चल रही है, लेकिन वो कैसे और किस मात्रा में और किस तरीके से मिलने वाला है, इसके बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आ रही। मतलब अगर सभी मराठा अगर कुनबी हैं, अगर ये कहा जा रहा है कि जितने भी 96 या 97 जितनी भी मराठा जातियां हैं वो सारे कुनबी हैं, या क्या है? मतलब there is no explanation. Did you understand it, Pradeep ji? I didn't understand. Are all 97 और 96? इस चीज में एक चीज होगी कि 54 लाख के आसपास नया नोंदणीकरण हो गया, जो कुनबी मराठा थे और करीबन 20 साल से वंचित थे, उन सबको कुनबी मराठा का नोंदणीकरण और ओबीसी स्टेटस मिल गया। ये पूरे एजिटेशन में एक अच्छा चीज ये होगा कि अराउंड 54, केदारनाथ जी वही होगा, 54 लाख नोंदणीकरण हो गया। नए जो गरीब ओबीसी थे, जो उनको मालूम ही नहीं था, नोंदनी नहीं हो रहा था, उन सबका नोंदनी हो गया। ये इस चीज से निकल कर आता है। आपको क्या लगता है? 54 लाख इस नोंदनी का रिकॉर्ड भी तो सामने आना चाहिए। अगर आपकी तरफ से बताया जा रहा है कि 54 लाख लोगों को अगर इसमें रजिस्ट्रेशन अभी मिल चुका है, तो सच में ये लोग कौन है, सच में ये आरक्षण उनको दिया जाने वाला है क्या? ये लिस्ट तो जारी करनी चाहिए कि सरकार के पास से। अगर सरकार कह रही है कि इतने लोगों की हम लोगों ने फाइंडिंग्स कर ली है और उस फाइंडिंग के आधार पे उनको कुनबी कैटेगरी में हम लोग ने अभी डाल दिया है, तो उनको कुनबी कैटेगरी में डालने के बाद आप क्या फैसिलिटीज देने वाले हो? उनको कैसे कैसे कौन से नौकरी, शिक्षा, पॉलिटिक्स, कहाँ आरक्षण दिया जाने वाला है, इसकी जानकारी सामने आना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, अगर जरांगे जी की तरफ से ऐसे विषय के सवाल अगर नहीं लिए जाने वाले रहेंगे,
तो सर जनता तो ये बात सुनेगी नहीं। कल को ये जो मराठा उनके सामने उनके साथ में खड़े हैं, वैसे तो सर हमारे पार्टी में जातिवाद को बिल्कुल स्थान नहीं दिया जाता, ये बाला साहब जी की भी नीति थी और ये राज साहब जी की भी नीति है। लेकिन अगर मैं मराठा खुद हूं तो मैं तो जरांगे जी को मेरा नेता अब नहीं मान रहा हूं। मेरे लिए तो मेरे नेता राज साहब ही है। तो अगर राज साहब की तरफ से एक बात सामने रखी जा रही है तो उसका आंसर तो करिए, और उस आंसर में अगर सारी जनता के अगर जवाब निकलने वाले होंगे तो इससे अच्छी बात क्या होगी। दुरुस्त बात। You know, Kedar Naik जी, मनसे has always been against foreign artist. फॉरेन आर्टिस्ट के खिलाफ, पाकिस्तानी स्पेशली पाकिस्तानी आर्टिस्ट, आपने पहले स्टैंड ले लिया। मनसे राज साहब ठाकरे ने पहले स्टैंड लिया कि ये आप यहां पर बॉलीवुड और इंडिया में काम नहीं कर सकते। ये आपका स्टैंड एब्सोल्युटली क्लियर है। तो आतिफ असलम का जो अभी जिस प्रकार से चल रहा है कि बॉलीवुड में कुछ गाएंगे, इंडिया में आके गाएंगे, यहां पर रिकॉर्ड करेंगे, इसमें टोटल विरोध है, मनसे का टोटल विरोध है। तब भी स्टैंड था जब आतंकवादी गतिविधि चल रहा था। आज भी कोई ठीक कुछ ऐसे एटमॉस्फेयर ठीक नहीं होगा दोनों देशों में कि आप वहां के लोग आर्टिस्ट को लेके यहां पर आकर गाना शुरू करें, इस चीज को ओपन कर ले। तो तब भी आपका विरोध था, आज भी विरोध है। और आतिफ असलम और जो भी पाकिस्तान आर्टिस्ट यहां पर आएंगे, मनसे का कट्टर विरोध रहेगा उसमें। केदार नाइक जी। सर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वो पार्टी है जिन्होंने पाकिस्तान के किसी भी विषय के बारे में आज तक कोई अपना स्टैंड पीछे नहीं लिया है। इस भारत देश में अगर पाकिस्तानी आर्टिस्ट को आज आने नहीं मिलता, उनको काम यहाँ पे नहीं दिया जाता, तो उसका पूरा श्रेय राज साहब और हमारे चित्रपट सेना को जाता है, क्योंकि हमारी तरफ से इस मुद्दे को हमेशा से लगाया गया और उस मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों को यहाँ पे आना बंद करना पड़ा। अभी किसी डायरेक्टर और किसी के पास से अगर ऐसी बात हो रही है, हमारा बहुत ही सूक्ष्म तरीके से इस पे ध्यान होता है सर कि ये बॉलीवुड वाले, ये सारी फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग इस विषय में कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अभी किसी ने कह दिया कि आतिफ असलम यहाँ पे आएंगे, परफॉर्म करेंगे या किसी मूवी में वो सॉन्ग देंगे, गाना गाएंगे, तो इसके ऊपर हमारी नजर होती है और हमने हमारी तरफ से उनको ये कहा जा चुका है ऑलरेडी कि ऐसी कोई भी चीज आप करने मत जाइए। अगर आप करने जाते हो तो आपको महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के रोष को सामना करना होगा। बट व्हाई डू दे इवन थिंक ऑफ दिस? आई डोंट अंडरस्टैंड। केदार नाइक साहब, बॉर्डर पर अभी भी आतंकवादी गतिविधियां जारी हैं। हर जगह पर पाकिस्तान हमारे खिलाफ काम कर रहा है, हर जगह पर जाकर के उल्टी सीधी चीजें हर रोज पाकिस्तान कर रहा है। उसके बावजूद आप इन लोगों को यहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में भी अभी तक बोल रहे हैं कि उनको मुंबई में खेलना चाहिए, महाराष्ट्र में खेलना चाहिए। ये क्या है? और राम मंदिर का पुनर्निर्माण का भी इश्यू यूनाइटेड नेशंस में लेके गए। वो यूनाइटेड नेशन में राम मंदिर को लेके गए हैं, मतलब हद होती है यार। और आप जो है आप उनको ऐसे लोगों को हम यहाँ पे दबाना चाहते हैं। हाँ सर, तो ये कैसे लोग हैं? आई रियली वांट टू नो। ये आतिफ असलम, बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर, जब भी उनके देश की बात आती है तो ये ट्विटर पे अपनी भाषा जिस तरह से रखते हैं, ये हम सब ने देखी है जी। इसके बावजूद हमारे यहाँ के कुछ लोग अगर उनको इस तरीके से वेलकम करना चाह रहे होंगे तो उनको सर सही जवाब हमारी तरफ से दिया जाएगा। तो उनको आपने देखा होगा बीच में जो मालदीव्स का मुद्दा हुआ जी, उसमें सर पूरी ये बॉलीवुड की कम्युनिटी, बहुत सारे लोगों ने उसको तुरंत अपोज किया। लोगों ने कहा कि आज से हम मालदीव जाएंगे ही नहीं, हमारा टूरिज्म मालदीव में होगा ही नहीं। एक ऐसा वहां पे पूरा कैंपेन चलाया गया कि मालदीव्स को झुकना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। तो इस तरीके का हमारा स्टैंड होना चाहिए ना इस विषय को भी लेके। अगर ये देश हर बार हमारे खिलाफ कार्रवाई करता है, हर हमारे खिलाफ की चीज में इनका हाथ कहीं ना कहीं से होता है, तो यहाँ की कला का आदान प्रदान ये तो सबसे आखिरी विषय आएगा। पहले आपको सुधरना होगा, आपको ठीक से अपने देश को तो आगे ले जाइए और फिर कला की बात कीजिए। तो ऐसे कलाकारों की मुझे लगता नहीं हमारे यहाँ पे कोई भी आवश्यकता है। लेकिन हमारे प्रोड्यूसर्स का क्या करें जिसको आप ये संधि दे सकते हो। लेकिन हमारे प्रोड्यूसर्स का क्या करें जो इनको इनवाइट करना चाहते हैं? सर, उनको सबक हमारी तरफ से मिल जाएगा। सर, मैं सिर्फ सबक की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको भी भिजवा दीजिए ना। वहीं जाइए, कराची जाइए, लाहौर जाइए, कराची में जाकर के फिल्में बनाओ यार, ऐसी क्या बात है? लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री लॉलीवुड है, वहाँ पर जाकर के पिक्चर बनाओ, ऐसी क्या बात है? यहाँ हिंदुस्तान में मतलब काम करने की जरूरत क्या है? इफ यू लव पाकिस्तानी सो मच, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, मतलब क्या है देश के आगे तो कुछ नहीं है ना। ये करप्ट माइंड है सर इनको पब्लिसिटी चाहिए होती है, सस्ती राजनीति करनी होती है, सस्ती पब्लिसिटी इनको चाहिए होती है। आतिफ असलम के आने से इनको पता है हंगामा होगा और अपनी फिल्म की चर्चा भी हो जाती है। हमारी तरफ से कभी कभी इन चीजों को इग्नोर भी किया गया है ताकि इनको सस्ती पब्लिसिटी ना मिले, लेकिन अगर वास्तविकता में ये चीज होने जा रही होगी तब तो हम तो स्टैंड लेंगे। अब सरकार अपने तौर पे अगर इसमें कोई ऑफिशियल स्टैंड ले ले तो सर ये काम ही खत्म हो जाए। सरकार अगर ये स्टैंड लेके बताए कि कोई भी आर्टिस्ट इस तरह से हमारे यहाँ नहीं आ पाएगा,
जब तक आपका देश हमसे ठीक से बिहेव नहीं करता तब तक हम आपको ये सारी सुविधाएं नहीं देंगे। ये कहना जरूरी है सर, और ये सरकार की तरफ से मुझे लगता है आने वाले समय में कहा जाए। सुप्रिया सुले जी ने कहा कि ये जो हो गया, शरद पवार जी का पार्टी फूट के अजित पवार जी के पास गए, अजित पवार जी को ऑफिशियल एनसीपी घोषित किया गया। आदि उससे पहले एकनाथ शिंदे जी उद्धव ठाकरे जी से फूट गए, ओरिजिनल शिवसेना एकनाथ शिंदे जी है। बोले एक अद्भुत शक्ति है जो ये सब काम कर रहे हैं, और ये मराठी सेंटिमेंट्स के खिलाफ है, मराठी इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो उसमें अजित पवार जी को बोलना पड़ा हम भी सब मराठी है। तो इस विषय कैसे देखते हो? क्या ये मराठी और महाराष्ट्र के खिलाफ सब साजिश हो रहा है? केदार नाइक जी। सर, शरद पवार जी और सुप्रिया सुळे जी, इनको मराठी के बारे में बोलने का नैतिक अधिकारी नहीं है। जब जब ये सरकारों में रहे तब तब इनके लिए मराठी का मुद्दा सबसे आखिरी में आता था। ये पूरे देश की बात करते रहेंगे, लेकिन कभी मराठी मानुस और मराठी मानुस के स्वाभिमान के बारे में इन्होंने कभी बात नहीं की। अगर आप इतिहास में भी देखेंगे तो इनके सारे स्टेटमेंट आप निकाल लीजिए, इसी तरह के स्टेटमेंट इनके रहे। और आज जब इनकी पार्टी टूट गई है, इनका चिन्ह चला गया, इनका ये अभी इस कगार पे इनकी पार्टी और इनका संगठन आ गया, तब इनको मराठी मानुस और ये सब मुद्दे याद आ रहे। तो मुझे लगता है सर, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। आने वाले इलेक्शन में इनकी होती हुई पीछे हट उनकी हो रही है, इसकी चिंता भी उनको ज्यादा होगी। मुझे लगता है अजित पवार जी की तरफ से बारामती में नया कोई उम्मीदवार देने की भी बात चल रही है। तो मुझे लगता है बहुत सारे स्ट्रेस में अभी वो है, उनको और स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। Right, thank you so much, sir, and all the very best to you. But I'm really and truly impressed with the way शर्मिला ठाकरे जी has come out. शर्मिला ठाकरे जी जिस तरीके से पब्लिक लाइफ में आई, पहले भी थी, लेकिन अभी जिस तरीके से फोकस तरीके से अभी वो आ रही हैं, और जो करेज उन्होंने दिखाया है, बहादुरी उन्होंने दिखाई है, जबरदस्त, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। हैट्स ऑफ सर, आप जरूर उनके अभी हाल फिलहाल में आने वाले सारे स्टेटमेंट्स आप फॉलो करिएगा। आप देखेंगे कि बहुत शार्प स्टेटमेंट उनकी तरफ से आ रहे हैं, और मुझे लगता है बड़े लोगों के छक्के छूटने वाले इसमें। मुझे लग रहा है, एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम रियली एंड ट्रूली हैप्पी। फैंटास्टिक, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड टू मिस्टर राज ठाकरे। थैंक यू सो मच। नमस्कार, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी। थैंक यू। I'm really and truly impressed with the way Sharmila Thakre has come out, and the way she's taken on the water mafia in Vasai Virar, the way she's taken on the Meera Bhayandar Council and Corporation, the way she's taken on the people in Pune. Fantastic, really and truly fantastic. We need people like that, irrespective of whether or not they win any seats. That's a separate issue. But well, that's it. And now we come to the subject at hand, Pradeep ji.